अभी जो टॉपिक है वो आपका है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका जो इनिशियल पार्ट है उसको हम बाद में कवर करेंगे। जब चैप्टर थोड़ा हमारा कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। बट यहाँ पर लिखा है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टूल्स के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके नाम इसने यहाँ लिखे हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल करेंगे। पहला लिखा है, नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tool। बेटा देखो, रिकॉम्बिनेंट यानी बायोटेक्नोलॉजी तभी पॉसिबल है जब ये सारे के सारे की टूल आपकी जेब में लेके चल रहे हो। सिंपल सी बात है, जब तक इलेक्ट्रीशियन के पास पूरे औजार नहीं होंगे तो वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के काम को छेड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरे पास ये सारे सारे औजार होने चाहिए। उसी टाइप से इस बायोटेक्नोलॉजी के लिए इन सारे टूल्स का होना बहुत जरूरी है। एक लैब में ये सारे टूल बहुत मस्ट है होना। टूल्स मतलब क्या? ये वो औजार हैं जिनको यूज किया जाता है बायोटेक के लिए। क्या है, हम उनको समझते हैं। पहली चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज पहला द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना जरूरी है। पॉलीमरेज एंजाइम होना जरूरी है। लाइगेजेस होना जरूरी है एंड वेक्टर होना जरूरी है। एंड लास्ट द होस्ट ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है। यानी बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए आपको इन पांचों की जरूरत पड़ेगी। सर किस किस की? सर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेजेस, वेक्टर एंड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म। सर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम है इनमें से सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो डिफरेंट एंजाइम है, इसको मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डिटेल में चलते हैं। अब हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आपके लिए हेडिंग है फिलहाल यहाँ पर टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें लिखा था टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियर। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें क्या पढ़ना है? हमें जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम है, यानी जो डिफरेंट एंजाइम है, एक तो सर वो पढ़ने हैं। डिफरेंट एंजाइम में जस्ट अभी आपने देखा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेजेस एंजाइम है, ये एंजाइम सारे सारे इसके अंदर आते हैं। दूसरी चीज हमें क्या पढ़ना है सर? वेक्टर डीएनए के बारे में, कि वेक्टर का डीएनए जो है वो कैसे उसको ट्रांसफर करना है, क्या करना है। तीसरा हम पढ़ेंगे सर होस्ट की सेल में उसको जाने के बाद कैसे भेजना है, कौन कौन सी टेक्निक है, या फिर गया तो फिर क्या प्रोसेस है। हम इनमें से बेटा डिस्कस कर रहे हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? हेडिंग है फर्स्ट, दैट इज ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हेडिंग है हमारी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये ए टाइप पढ़ रहे हैं, पहले का ए पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या है? इस पहले के ए को पढ़ रहे हैं हम। अब इस ए में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के उसके बारे में। जैसे इसमें लिखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये लिखा है न्यूक्लियसिस, यानी न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियस टाइप एंजाइम। ये न्यूक्लियस टाइप के एंजाइम है विच एट न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है सर? सर न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए आरएनए होता है। डीएनए सॉरी डीएनए एंड आरएनए, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है। अब इनमें दो टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं बेटा। अब वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से हैं दो टाइप के, हम उनको समझते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा पहला पॉइंट है। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, मतलब होने को तो तीन टाइप का होता है, बट हम बेसिकली अपने लेवल पे बुक में जो दे रखा दो दे रखा है। एक लिखा हुआ है एक्सो न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस नाम में ही छिपा हुआ है। वो न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जो किसी भी डीएनए को बाहर से कट करेगा। सपोज करो ये डीएनए है, ये डीएनए है। इस डीएनए को हमें पता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। इस डीएनए को आपने इस स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया। कहां से? बाहर से। एक्सो वो होता है जो बाहर से कट करेगा,
ये रहा सर, ये बाहर से कट कर देगा दोनों ओर से। अब यहाँ पे मान लो डीएनए का कोई भी जो आपने प्यूरिन पैरामिडिन पढ़े हैं, जो नाइट्रोजन बेसिस पढ़े हैं, लाइक एज ए, लाइक एज यू, लाइक एज सी, लाइक एज टी, है ना, ये इस टाइप के जो भी अमीनो एसिड है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या खास बात होगी सर, एक्सोन्यूक्लियस के बारे में कुछ तो खास बात होगी। तो खास बात क्या है, वो खास बात ये है बेटा, इसका पहला पॉइंट क्या है एक्सोन्यूक्लियस का, सर एक तो ये नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक टाइप है। नॉन स्पेसिफिक टाइप का मीन क्या हुआ, नॉन स्पेसिफिक टाइप का मीन ये हुआ कि ये जो डीएनए आएगा, यानी जो एक्सोन्यूक्लियस आएगा, ये एक्सोन्यूक्लियस इस डीएनए को बाहर कहीं से भी कट कर देगा, यहां से कट कर दे, जहां पे भी मार्क है वहां से कट कर दे, यहां से कट कर दे, कहीं से भी कट कर सकता है, तो नॉन स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि इसको बोला गया कि तू छठे नंबर के बेस पेयर से कट करियो, किसको, डीएनए को, नहीं, ऐसा नहीं बोला गया, ये नॉन स्पेसिफिक है। दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये कट करता है डीएनए को टूवर्ड द मार्जिन, टूवर्ड द मार्जिन, मार्जिन मतलब किराना, किनारा, किनारे की ओर से ये डीएनए को कट करेगा। तीसरा पॉइंट, नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ सही, सही बात है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसकी क्या जरूरत, इसलिए जरूरत नहीं है ना, ये हमारे मुताबिक थोड़ी कम कर रहा है। ये पहला एक्सोन्यूक्लियस पढ़ा। दूसरे के बारे में, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, वही सेम चीज, ये रहा सर, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। अब इस डीएनए को, इस डीएनए की स्ट्रैंड को आप किसी भी जगह से तो भी नहीं कट करोगे, लेकिन इसको बोल दिया किसी ने कि इसको 6 नंबर के बेस पेयर से कट करना है। तो एंडो मतलब हो गया अंदर, तो ये अंदर से तो तभी कट करेगा ना जब पता होगा कि अंदर जाके कहां से कट करना है। तो एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दूसरा टाइप है एंडोन्यूक्लियस, जहां पे डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट किया जाता है। तो सर इसके कुछ पॉइंट क्या हैं, सर पहली चीज, इट्स अ स्पेसिफिक टाइप। सर स्पेसिफिक टाइप हुआ, स्पेसिफिक मतलब क्या, एक पार्टिकुलर जिस जगह से मैं कट करना चाहूंगा उस जगह से जाके कट करेगा ये डीएनए को। दूसरा, ये कट करता है डीएनए को टुवर्ड दी इनर साइड, ये इनर साइड से कट करेगा। तीसरा पॉइंट, इट्स इट्स आल्सो नॉट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट्स आल्सो नॉट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये समझ में आएगा अब ये भी क्यों नहीं है भाई, इसमें अगर अंदर स्पेसिफिक टाइप है ठीक है, कट कर दिया, बट ये अंदर में कहां से कट कर रहा है वो भी इसकी एक स्पेसिफिसिटी है, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया ना भाई। अब स्पेसिफिक होने का मीन ये है कि अगर छठे नंबर से ही कट कर रहा है, अब मैं चाहता हूं किसी डीएनए को 18वें नंबर से कट करना, 18वें नंबर के बेस पेयर से कट करना, तो ये वहां पर भी स्पेसिफिक नहीं है। तो एक चीज ये क्या है, स्पेसिफिसिटी इसका भी होने की वजह से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं हो रहा। ऊपर वाला वो नॉन स्पेसिफिक है, जो कि एक अलग मार्जिन से कट कर रहा है, यानी मार्जिन से कट करता है। अब नाम आता है बेटा तीसरे टाइप का, दो पढ़े सर, हमने दो पढ़े सर, एक एक्सोन्यूक्लियस पढ़ा सर, दूसरा हमने पढ़ा एंडोन्यूक्लियस सर। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरे का नाम है, तीसरा का नाम है जो हमें पूरे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है सर, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। है तो एंडोन्यूक्लियस ही, लेकिन सर ये रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। ये वो है जिसको मैं जो कहूंगा ये वैसे काम करेगा, मैं जिस पार्टिकुलर जगह से कट करवाना चाहूंगा उस पार्टिकुलर जगह से कट करेगा। सर ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है। इनमें से समझे इसके बारे में क्या, ये वही डीएनए, वही सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सर मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, ई कोला R1 का, देखो क्या लिख रहा हूं, 1 2 3
4 5 6 देखो बेटा समझो, पहली चीज समझो, ये वो पहला पड़ाव है जिसको आपको यहीं से समझना है बायोटेक को। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है। देखो समझो, कभी भी ना ये याद रखने वाली बात होती है, यानी याद रखना होगा आपको हमेशा। देखो मैं क्या चीज लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा वो देखना आप। मैंने लिखा बेटा यहाँ पे GAA लिख दिया, बस मुझे यही याद रखना है। और मैंने ये बोल दिया ये बेटा E. coli R1 का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। किसका? E. coli R1 रोमन नंबर है, ये इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। यानी इस बैक्टीरिया को इस पार्टिकुलर जगह से कट करने के लिए बेटा ये सीक्वेंस पूछा गया है। और सर मेरे को कुछ याद नहीं रखना, मैंने क्या याद रखा? मैंने याद रखा सर E. coli R1, और E. coli R1 में मैंने पहले अक्षर याद रखे सर GAA, गा। बस गा याद रखूंगा मैं, इसी से आप सब चीज बना सकते हो। इस गा से क्या याद रखोगे, ये देखो, इस गा से मैंने क्या चीज जानी, इस गा के सामने लिखा मैंने टी, क्या इसी का ही क्या हो जाएगा उल्टा, टी, फिर इससे अगले वाले का क्या हो जाएगा, टी, और फिर इससे लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, सी। हो गया। मैंने क्या याद रखा था, सिर्फ गा। गा के बाद मैंने बना दिया। क्यों मैंने ऐसे बना दिया सर, मैंने यूं लिखा था गा, लेकिन जब यहां लिखने की बारी आएगी तो मैं सर इसी का उल्टा करके ऐसे इसका उल्टा करके लिखूंगा। यानी ए किस जगह पे आ गया सर, ये आ गया सर, ये वाला ए इसका उल्टा इस जगह पे आ गया, और अगले वाले का ये आ जाएगा। तो पहला पॉइंट याद रखने का यहीं से शुरुआत है कि मुझे ऐसे याद रखूंगा मैं अगर इसके बारे में पूछा जाएगा। सर बात आती है इसके अपोजिट में, तो सर इसके अपोजिट में बना दो, जो उल्टा करके लिख दो, इसी को लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा जी। हो गया सर। तो मेरे को क्या याद रखा था मैंने सर, मैंने गा याद रखा, और गा से मैंने क्या समझा कि E. coli R1 में E. coli R1 का एक सीक्वेंस है गा। हमें इन 3 पॉइंट्स को फिर से याद रखना है। एक पॉइंट कौन सा है सर इसका, एक स्पेसिफिक टाइप है। सर स्पेसिफिक टाइप तो एंडोन्यूक्लियस भी था, वो भी याद रखना है। लेकिन उसमें उसमें ये जो सेकंड पॉइंट है ये नहीं था बेटा, ये इसका इंपॉर्टेंट है जिसको रोल किया गया है। ये कट कर रहा है डीएनए को एट ए स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कट कर रहा है। किसको? डीएनए को। लेकिन वो कट नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं तो सर यहाँ पे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, वही चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, मलयालम हमने पढ़ा है। मलयालम को आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, तो यहाँ पर भी तो यही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो या 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो, बात सेम ही है। और बात सेम है तो सर इसमें ये हो गया ना, फिर अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहे हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हो, तो मैंने ये चाहा कि स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मीन ये हुआ, मैंने जी ए और ए के बीच में से डीएनए को कट किया। मैंने अगर ये इस जी और ए के बीच में से कट कर रहा है तो ये इधर की साइड से भी बेटा यहीं से कट करेगा, जी और ए के बीच में से। दैट्स व्हाई दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सर इंपॉर्टेंट चीज, इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेटा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा सर? सर टाइप 1 देखते हैं। इसका जो टाइप 1 है, उसको रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड मैग्नीशियम +2 ATP एंड 5 एडिनोसिल मिथोनिन, यानी मिथियोनिन। इसलिए इसके लिए क्या है, एटीपी की जरूरत है। अब भाई टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में अगर एटीपी बार बार में देनी पड़ेगी तो फिर इसका क्या फायदा, है ना? तो फिर क्या फायदा, इसलिए इसको इसलिए ये नॉट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सर जब टाइप 2 आया तो टाइप 2 की बात कर लेते हैं। इसमें रिक्वायर्ड पड़ती है ओनली रिक्वायर्ड मैग्नीशियम 2+, यानी
इसमें सर एटीपी की जरूरत नहीं है भाई, एनर्जी देने के लिए कोई सोर्स तो होना चाहिए, इसलिए टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज नहीं किया जाता जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किसको यूज किया जाएगा? टाइप 2 को। इसलिए यूजफुल इसलिए यूजफुल यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये यूजफुल है, ये नॉट यूजफुल है। क्यों है? क्योंकि उसमें एटीपी और मैग्नीशियम की जरूरत पड़ रही है। लेकिन सर इसमें तो सिर्फ आयन आयन की जरूरत पड़ रही है, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ रही। सर तीसरा टाइप कौन सा है फिर? टाइप 3। इसका जो फंक्शन होता है बेटा, इट्स फंक्शन सिमिलर विद टाइप 1। अगर इसका पहले जैसे के सिमिलर है तो नॉट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं होगा। तो सर मोस्ट कॉमन कौन है जिसको यूज किया जाएगा? वो है हमारे पास टाइप टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको यूज किया जाता है। ये बेटा नेट के लेवल पे क्वेश्चन है। बस हमें तो अगर 12th लेवल पे बात करते हैं तो 12th लेवल पे सर मुझे यही जानना है बस कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आप एज इट इज बना के आए, एज इट इज ये 3 पॉइंट लेके आ जाए, हो गया रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सोन्यूक्लियस। बस इसके अलावा हमें कुछ जानना ही नहीं है। अब हमें जानना है सर कटिंग पैटर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कटिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हम इसकी बेसिक डिटेल में हम ये पढ़ रहे हैं कि नाउ वी नो फ्रॉम दी फॉरगोइंग डिस्कशन, ये पहले के डिस्कशन के बारे में बात कर रहा है, दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लाइड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। यानी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास ये की टूल होंगे, और वो की टूल के आपको नाम एज इट इज याद रखने हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी एक एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी एक एंजाइम है, एंड लाइगेजेस, ये भी एक एंजाइम। ये तीनों को एक कैटेगरी में रख दिया एंजाइम्स। और लास्ट में बोला हमने वेक्टर, एक होता है तीसरा इसके अंदर इंक्लूडेड होस्ट सेल। तो होने को तो टोटल 5 है, लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों को एक साथ में रख के कि ये तीनों जो हैं ये तो एंजाइम है, तो एक एंजाइम हो गया। तो एंजाइम होना जरूरी है आपके पास, ये तीनों टाइप के। दूसरा आपके पास वेक्टर होना जरूरी है, तीसरा आपके पास होस्ट होना जरूरी है। कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है इसकी थोड़ी डिटेल कर लेते हैं। आपने जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने थोड़ा लास्ट क्लास में हम डिटेल भी किया था, और हमने उसके बारे में थोड़ा समझा भी था क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि एक जो बेसिक हमने समझा था, रिस्ट्रिक्शन का मीन हमने 3 चीजें समझी थी कि बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने डिफरेंट एंजाइम पढ़ते हैं, जिनमें से पहले एंजाइम की हम स्टडी कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझने के लिए हमने एक्सोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, जो कि बाहर से कट करता है। दूसरा हमने एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करी थी, वो अंदर से काट करता है। लेकिन एक और एंजाइम के बारे में नाम आता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब ये है कि ये किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल को एक पार्टिकुलर जगह से कट करेगा। यानी मैं चाहता हूं किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड को कि वो 10वें नंबर के बेस पेयर से किसी डीएनए को कट करे, तो उस टाइप का अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दुनिया में बने हुए हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम थोड़ा समझते हैं पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन द ईयर 1963 the two enzyme is responsible for the restricting the growth of bacteriophage in E. coli। ऐसा देखने को मिला कि 1963 में जो 2 एंजाइम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हम उसको बोलते हैं जब बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्टेड हो, यानी वायरस बैक्टीरियल इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस। इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड One of these is added methyl group to the DNA। इनके द्वारा एक मिथाइल ग्रुप जो होता है डीएनए में ऐड कर दिया जाता है, while the cut other DNA। तो सिंपल सी चीज क्या है, यानी ये सब हो कैसे रहा है? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ऐसा हुआ कि बैक्टीरियोफेज को आपने उसको कट कर दिया, यानी उसमें से आपने मिथाइल ग्रुप जो था उसको ऐड कर दिया उसके डीएनए में, जिसकी वजह से बाकी डीएनए के पार्ट को कट करके निकाल दिया। द लैटर वाज इज कॉल्ड एज, इसी को बाद में क्या बोला गया था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या चीज जानी थी?
लास्ट क्लास में सर हमने 3 चीज़ जानी थी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाना था। उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने 3 चीज़ जानी थी कि एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है। तो उनको तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ नहीं करते, सिर्फ़ इसको यूज़ करते हैं, यही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो वो थ्योरी से हमने इम्पोर्टेंट जो हमने आपने लास्ट समझा है वो इसलिए ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। वो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि आपने ये चीज़ जानी कि ठीक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने समझ ली। उसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या? एक लिखा हुआ है, द फर्स्ट restriction endonucleus is known as हिंड सेकेंड। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है सबसे पहला जो डिस्कवर्ड किया गया था उसका नाम था हिंद 2। इसको हिंड बोलते हैं, लेकिन आप हिंद 2 याद रखें। अब सर ये हिंद क्या है, 2 क्या है, ये हमें समझ में आ रहा। ये मैं आपको समझाऊंगा जस्ट थोड़ी देर बाद में। इसकी थ्योरी हम थोड़ा कवर करते हैं, देन वी डिटेल अबाउट कि ये सारी चीज क्या है, ये हिंद क्या है, 2 क्या है, ये सब चीज समझेंगे। लिखा है कि हुज फंक्शनिंग, इसका जो फंक्शनिंग है इज डिपेंडिंग ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी ये क्या करेगा, हिंड 2 जो है ये डीएनए के किसी भी मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेगा। यानी क्या सर, इज वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। इसको 5 साल बाद कैरेक्टराइज यानी इसके कैरेक्टर के बारे में पता चला। इसको आइसोलेट तो कर लिया, लेकिन लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ये है इसकी इंपॉर्टेंट लाइन। ये है वो इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा है, इट वाज फाउंड दैट हिंड 2 इज ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। भाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वही तो होगा जिससे मेरी इच्छा के मुताबिक उसको कट कर सके। भाई मैं चाहता हूं डीएनए को 10वें नंबर के बेस पेयर से कट कर दे, तो मैं क्या करूंगा, अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं घुस जाऊंगा डीएनए में मिलके उसके साथ उसको कैंची से काट के आ जाऊंगा, नहीं। भाई डीएनए कितना छोटा मॉलिक्यूल है कि मुझे उसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल मिलाना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसी ट्यूब ले ली, उस ट्यूब के अंदर क्या कर देंगे, डीएनए डाल देंगे, डीएनए पड़ा रहेगा, डीएनए पड़ा रहेगा। उस डीएनए के साथ यही लोग क्या कर देंगे, बस ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया सर, हिंड 2 ऐड कर दिया। अब हिंड 2 ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है ना सर,